नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत भर्ती विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है भर्ती। भर्ती क्या है? भर्ती का सीधा साधा अर्थ होता है भरने से, पद भरने से इसका अर्थ लगाया जाता है। भर्ती का सीधा अर्थ विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना भर्ती कहलाता है। सामान्यतः भर्ती शब्द का प्रयोग नियुक्ति शब्द के समानार्थी के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग भर्ती के लिए की जाने वाली परीक्षाओं को भी भर्ती कहते हैं। कुछ शिक्षा या ट्रेनिंग में प्रवेश को भी भर्ती कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह भर्ती का एक संक्षिप्त अर्थ है। लोक प्रशासन में व्यापक अर्थों में भर्ती से हमारा तात्पर्य नियुक्ति, परीक्षण, साक्षात्कार का सामूहिक नाम भर्ती है। भर्ती की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। एल.डी. वाइट लिखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना भर्ती है। ऐसी ही एक परिभाषा मार्शल डिमॉक लिखते हैं, विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करना और बड़े समूह के लिए विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए उच्च कौशल युक्त व्यक्तियों की खोज करना भर्ती है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। किंग्सले के शब्दों में भर्ती क्या है? भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। इस तरह की एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसमें परिणाम और प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भर्ती संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जाता है। आकर्षक विज्ञापन और योग्यता निर्धारण पर बल दिया जाता है। योग्यता निर्धारण प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के माध्यम से किया जाता है। भर्ती की दो अवधारणाएं, एक नकारात्मक अवधारणा है, दूसरी सकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक अवधारणा से मतलब हमारा है कि भर्तीकर्ता अभिकरण अथवा निर्णयकर्ता मुख्यतः धूर्त व्यक्तियों को संगठन से बाहर रखने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, और इसको हम नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। सकारात्मक अवधारणा में सभी उम्मीदवारों को योग्य मानते हुए उनमें से भी योग्य व्यक्तियों को ढूंढा जाता है। जहां नकारात्मक अवधारणा व्यक्ति के गुणों को जांचने से पूर्व उसके अवगुणों को पहले ढूंढा जाता है, वही सकारात्मक अवधारणा में कि व्यक्ति जितने योग्य है उनमें से ज़्यादा योग्य कौन है उसको देखा जाता है। तो वर्तमान में सभी देशों में ये एक सकारात्मक अवधारणा को लेके भर्ती व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती है। भर्ती की पद्धतियाँ, कौन सी प्रणाली है जिसके माध्यम से भर्ती ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसमें तीन प्रकार की प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं। पहली है बाहरी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती जिसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। दूसरी भीतरी या अप्रत्यक्ष भर्ती जिसको इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। और तीसरा जो पद्धति है वो प्रतिनियुक्ति से भर्ती जिसको हम रिक्रूटमेंट ऑन डेपुटेशन कहते हैं। बाहरी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती से अभिप्राय है कि जब योग्य व्यक्ति खुले बाजार से आवेदन के माध्यम से भर्ती की जाती है, योग्यता आधारित भर्ती की जाती है, सभी के लिए समान अवसर प्राप्त किए जाते हैं। योग्यता मापन के कोई रीति नीति अथवा प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार या जो बोर्ड या संबंधित अभिकरण डिसाइड करता है उसके माध्यम से सभी को समान अवसर सुलभ कराते हुए जो भर्ती की जाती है उसको बाहरी भर्ती कहते हैं। जबकि भीतरी भर्ती का मतलब होता है कि सेवारत व्यक्तियों से यानी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों में से उपयुक्त व्यक्तियों को उसके उच्च पदों पर पदोन्नति के माध्यम से जो भर्ती की जाती है उसको अप्रत्यक्ष या भीतरी भर्ती कहते हैं। और तीसरी भर्ती का प्रकार होता है प्रतिनियुक्ति से भर्ती। भर्ती की ये तीसरी पद्धति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने वाली भर्ती को बेसिकली आंतरिक भर्ती का ही एक रूप है। कुछ विद्वान इसको भर्ती मानते ही नहीं है। इस पद्धति में पहले से ही सेवारत कार्मिक को उसी विभाग अथवा अन्यत्र विभाग में निश्चित अवधि के लिए उस पद पर नियुक्त किया जाता है। यह अवधि समय के अनुसार होती है, समय अनुकूल होती है, या जो कुछ 6 माह से लेके 5 वर्ष तक हो सकती है। इसको हम स्थानांतरण पर भर्ती भी कहते हैं। भर्ती पद्धति जो है उनके गुण दोष देख लेते हैं। बाहरी भर्ती जिसको हम प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं उसके गुण देखते हैं। सबसे पहले
सबसे पहला गुण जो बाहरी भर्ती का है वो है कि इसमें जो चयन का क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है, क्योंकि सबको अवसर मिलता है, खुले में खुले बाजार से प्रतियोगी या उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, इसलिए व्यापक क्षेत्र होता है। दूसरा गुण है कि प्रत्येक स्तर पर नए और प्रतिभावान उम्मीदवार संगठन को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा गुण है कि सबके लिए समान अवसर इस प्रकार की भर्ती में होते हैं, इसलिए अवसर की समानता या अवसर की मान्यता का ये पोषक है। अगला गुण है वो है संगठन किसी भी पद पर आने वाला व्यक्ति नया होता है, तो इसलिए उसमें उत्साह होता है, उमंग होती है, कार्य करने का जोश होता है, वो इस बाहरी भर्ती में देखने को मिलता है। अगला गुण है योग्यता के सिद्धांत के समीप है। ये भर्ती प्रणाली योग्यता के सिद्धांत के समीप है, क्योंकि योग्यता का प्रत्यक्ष भर्ती में योग्यता का मापन स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है। और अंतिम गुण है नौजवानों को इसमें सेवा करने का अवसर मिलता है, इसलिए बेरोजगारों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। ये इसके गुण या लाभ के दृष्टि से देखते हैं। कुछ आलोचक बाहरी भर्ती जिसको हम प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं उसके कुछ हानियां दोष भी बताते हैं। उन हानियों दोषों में पहला दोष है कि उच्च पदों पर अनुभवहीन व्यक्ति आने से संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता कम होती है। दूसरा दोष है कि निम्न कार्मिकों को विभाग में उचित रूप से पदोन्नति न मिलने के कारण उनमें जो मानसिक कुंठा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तीसरा दोष है कि ऐसे भी प्रकरण आते हैं कि नव आगंतुक अधिकारी और अधीनस्थ प्रौढ़ अधिकारी के मध्य एक तनाव का वातावरण पैदा हो जाता है। और अगला दोष है कि जब ये अधिकारी या नव अधिकारी आते हैं इस प्रक्रिया में, तो उनके प्रशिक्षण पर अत्यधिक व्यय खर्च होता है, समय खर्च होता है, इसलिए खर्चीली प्रणाली के रूप में इसको देखते हैं। अब देखते हैं भीतरी या अप्रत्यक्ष प्रणाली के गुण दोष। भीतरी प्रणाली के जो गुण हैं उन गुणों में पहला गुण है कि ये कम खर्चीली प्रणाली है। दूसरा गुण या लाभ है कि इस पद्धति के माध्यम से जो संगठन को कार्मिक मिलते हैं वो अनुभवी कार्मिक प्राप्त होते हैं। तीसरा गुण है सेवारत कार्यक्रमों को पदोन्नति का अवसर मिलता है। चौथा गुण है कि योग्यता का निर्धारण सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से ही कार्यरत कार्मिकों में से ही उनको लेने होते हैं, इसलिए उनके कार्मिक की निष्पादन क्षमता सामने पहले से ही पता होती है। अगला गुण या लाभ है कि कार्मिकों को इससे अभिप्रेरणा और संतुष्टि मिलती है, क्योंकि कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर प्राप्त होता है। पदोन्नति से उनको उच्च पद प्राप्त होने की अवसर होते हैं, चांस होते हैं, इसलिए वो उनमें कार्य संतुष्टि और अभिप्रेरणा प्राप्त होती रहती है। अगला गुण है कि कार्मिक पदोन्नति के लालच में योग्य व्यक्ति अन्यत्र दूसरे स्थान पर कार्य छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए उसको अवसर मिलने के कारण वो मेधावी कार्मिक संगठन में बने रहते हैं। अगला गुण है कि यह पद्धति एक करियर के रूप में लोक सेवक के सामने आती है, इसलिए वो आजीवन इसको स्वीकारता है। भीतरी पद्धति के कुछ दोष हैं, हानियां हैं, उनको हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला है सीमित व्यक्तियों में से ही योग्य व्यक्ति को चुनना होता है, इसलिए दायरा ये सीमित होता है। बाहरी भर्ती की तरह इसमें ये व्यापक क्षेत्र नहीं होता, दायरा सीमित होता है, इसलिए सीमित दायरा होता है। दूसरा, पदोन्नति से प्रचलन व्यवस्था से कर्मचारी अकर्मण्य हो जाते हैं, क्योंकि पदोन्नति तो जब ये कार्मिक जानते हैं कि पदोन्नति वरिष्ठता के प्रमुख आधार पर होनी है, उन्हीं में कार्यरत व्यक्तियों में से होनी है, तो सबको चांस मिलता है, इसलिए वो काम के प्रति उतने प्रयत्नशील नहीं होते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, और ये परंपरावादी दृष्टिकोण का परिचायक है। तीसरा दोष है कि ये बहुधा ऐसे कार्यकुशल या अयोग्य व्यक्तियों को भी उच्च पदों पर पहुंचने का मौका इसमें मिलता है। अगला दोष जो प्रमुख दोष के रूप में है वो है कि भीतरी भर्ती यानी कि पदोन्नति से उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों को नव आगंतुक व्यक्तियों के बीच में जो टकराव होता है वो उससे कोई संगठन में अच्छा नवाचार होने की संभावना कम हो जाती है, और दकियानुसी विचारों को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भीतरी और बाहरी भर्ती के माध्यम से संगठन में जो व्यक्ति आते हैं उनमें प्रमुखतः गुणदोष हैं, लेकिन ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी पद्धति को ज़्यादा स्वीकार किया जाए। सामान्यतः किसी भी संगठन के जो निम्नतम स्तर पर कार्मिक हैं उनके लिए लगभग 100% बाहरी भर्ती, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष भर्ती, उसके माध्यम से ही भर्ती होती है, जबकि कुछ उच्च पदों पर
परोक्ष यानी पदोन्नति के माध्यम से या प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से होता है, और साथ ही साथ उच्च पदों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों भर्ती प्रणालियों को भारत में अपनाया गया है। भर्ती की कुछ शर्तें हैं। कोई भी, चाहे बाहरी भर्ती हो अथवा भीतरी भर्ती हो, प्रत्यक्ष भर्ती हो अथवा परोक्ष भर्ती हो, उनके लिए कार्मिकों के लिए आवश्यक होता है कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करने के माध्यम से ही भर्ती हो सकती है। उन शर्तों में जैसे नागरिकता है। किसी सेवा में नागरिकता का मतलब होता है कि वो भारत का नागरिक हो, या कुछ सेवाओं में अगर भारत के नागरिक से दूसरे राष्ट्रों के नागरिक जैसे नेपाल भूटान की भी परमिशन है, तो नागरिकता एक मूल अनिवार्य शर्त के रूप में। अधिवास की भी शर्तें होती हैं कि व्यक्ति कहाँ का स्थानीय जो उम्मीदवार है वो निवास करने वाला इंडिया का हो, या कोई क्षेत्रीय इकाई है तो उस संदर्भित निवास की आवश्यकता अनिवार्यता उल्लेखित की जाती है। लिंग का भी उल्लेख किया जाता है कि कोई पद पर, यद्यपि सभी संविधान में सभी को समानता का अधिकार है स्त्री पुरुष को, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं उनमें पुरुषों को महत्व दिया जाता है, जैसे सैन्य पुलिस बल है या वैमानिक सेवाएं। लेकिन फिर भी इंडिया में एकल नागरिकता होने के कारण और लिंग समानता होने के कारण पुरुष और स्त्री को समान अवसर दिए जाते, लेकिन वरीयता कई बार कुछ सेवाओं में पुरुषों को एक मिल जाती है। आयु भी एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि आयु से भी ज्ञान, अभिवृत्ति और मानसिकता का सीधा संबंध होता है। तो आयु भी अलग अलग स्तर की आयु निर्धारित होती है। सामान्यतः आयु 21 से 30 वर्ष तक है। कुछ सेवाओं में 18 से 33 वर्ष की आयु होती है, जैसे राजस्थान में 18 से 33 वर्ष है। तो इस प्रकार से अलग अलग पद के अनुसार आयु का निर्धारण या आयु की शर्तें होती हैं। शैक्षणिक योग्यता, सामान्यतः उच्च पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक होता है, लेकिन कुछ निम्न पदों के लिए जैसे 12th लेवल के या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल की शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है। शारीरिक मानसिक योग्यताएं, पद के अनुरूप शारीरिक मानसिक योग्यताओं की भी शर्तें होती हैं। जैसे पुलिस प्रशासन के लिए उसके मापन के लिए शारीरिक योग्यताओं का होना आवश्यक है। कोई उपयुक्त लंबाई हो, वजन हो, सीना मापन हो, ये शारीरिक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही इन सेवाओं के लिए योग्य होगा, ऐसी शर्तें निर्धारित होती है। अनुभव और विशिष्ट योग्यताएं भी पद के अनुरूप होती हैं, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, विधि, वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, तो इनके लिए अलग अलग ये मानक होते हैं। ये अनुभव की विशिष्ट योग्यता होती है। और अंतिम जो शर्त के रूप में होता है कि चरित्र, लोक सेवा में भर्ती होने वाले कार्मिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए चरित्र उज्ज्वल और विश्वसनीय होना चाहिए, और इसको चारित्रिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से उसके लिए अपेक्षा होती है, अनिवार्य शर्त के रूप में होता है। भर्ती की समस्या, भारत में भर्ती की कई महत्वपूर्ण समस्याएं जिनके माध्यम से ये निर्धारण किया जाता है कि भर्ती अभिकरण कौन सा हो। भर्ती अभिकरण संघ लोक सेवा आयोग या राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग हों, या जो क्या कर्मचारी चयन आयोग हो अथवा विभागीय समितियां हों, इनका निर्धारण एक महत्वपूर्ण समस्या है। अधिवास की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। चूँकि भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए सभी नागरिक समान हैं, लेकिन कई प्रांतों में, राज्यों में ये देखने को मिलता है कि वहाँ अधिवास करने वाले, प्रांतों में निवास करने वाले नागरिकों को स्थानीय प्रकार की जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनमें वरीयता देने का भी एक प्रकार से रीति नीति भारत में देखने को मिलती है। भर्ती प्रणाली की समस्या, कि भर्ती प्रणाली से मतलब है कौन सी पद्धति के माध्यम से कार्मिकों का रिक्रूटमेंट हो, भर्ती हो। उनको प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से खुलेपन से सभी जगह से पद आमंत्रित किए जाएं, व्यक्तियों को लिया जाए, अथवा जो सेवारत कार्मिक हैं उनमें उनको पदोन्नति देके रिक्रूटमेंट किया जाए। तो बाहरी भर्ती या आंतरिक भर्ती दोनों का क्या स्वरूप हो, इस प्रकार की ये समस्या बनी रहती है। योग्यता के आकलन की भी एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है। योग्यता का आकलन कैसे हो? योग्यता का आकलन परीक्षा से हो तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ हो अथवा निबंधात्मक हो, मौखिक हो अथवा साक्षात्कार के माध्यम से हो, या अन्य कोई योग्यताओं का आकलन हो। तो ये सारी समस्या भी भारत में देखने को मिलती है। और अंतिम समस्या के रूप में, भर्ती की समस्या के रूप में, शिक्षा संबंधी योग्यताओं की भी समस्या होती है। कई बार देखने को मिलता है कि शिक्षा का निर्धारण कि योग्य पद के लिए क्या अनिवार्य शिक्षा हो। शिक्षा का स्तर स्नातक स्तर पर हो, स्नातकोत्तर स्तर पर हो, विधि शिक्षा हो, या
सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा हो, शिक्षा में कौन से विषयों को वरीयता दी जाए, अनुभव क्या हो, इत्यादि समस्या भी भर्ती से संबंधित देखने को मिलती है। लेकिन सामान्यतः हम ये कहेंगे कि प्रत्येक पद के लिए उचित अनुभव, उचित व्यक्तियों की तलाश करना भर्ती प्रक्रिया है और प्रत्येक संगठन अपने संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश करता है। ये आवश्यक ही है, आवश्यक भी है और उपयोगी भी। धन्यवाद।